हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2022 के शिफ्ट फोर्थ के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पर 10a इंटू में 10b, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? देखिए 10a को लिख सकता हूँ साइन ए बट्टे में कोस ए, साइन ए बट्टे में कोस ए लिख सकता हूँ। और यहाँ पर ये 10b जो है इसको मैं साइन बी और बट्टे में ये कोस बी लिख सकता हूँ। और ये प्लस के अंदर ऊपर कोस एक्स है और ये बट्टे में क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर कोस ए इंटू में कोस बी है और ये बराबर आपको 1 दे रखा है। यहाँ से कोस ए इंटू में कोस बी एलसीएम आता इधर पहुँचा देते हैं, यानी कि आपके पास बराबर में मल्टीप्लाई हो जाता 1 से, तो ये बराबर में चला जाता। यानी कि यहाँ पर ऊपर क्या बचता, साइन ए बचता इंटू में साइन बी बचता और ये प्लस का कोस एक्स बचता। और ये बट्टे में जो एलसीएम आया था कोस ए इंटू में कोस बी, ये इधर 1 के मल्टीप्लाई में आ जाता है, यानी कि यहाँ पर कोस ए इंटू में कोस बी आ जाता। अब यहाँ से ये साइन ए इंटू में साइन बी है, इसको इधर पहुँचा देते हैं, यानी कि कोस एक्स बराबर क्या आ जाता, क्या आ जाता, कोस ए इंटू में कोस बी और माइनस में आ जाता है इसके साइन ए इंटू में साइन बी। ये जो फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कोस ए प्लस बी का। और इधर क्या चल रहा था, कोस एक्स चल रहा था, यानी कि कोस एक्स बराबर आपके पास ये आ चुका है, तो कंपेयर करा लेते हैं, यानी कि एक्स बराबर ए प्लस बी आ जाता, एक्स बराबर ए प्लस बी आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या को दर्शाती है, तो क्यू में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या का आर में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या से अनुपात क्या है, यानी कि क्यू का आर के साथ रेशियो कैलकुलेट करना था। 250 जो है वो 350 का कितना यहाँ पर अनुपात है, ये आपको कैलकुलेट करना था, तो 5:7 जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है, वह नकद भुगतान पर रियायती कीमत पर 25% की और छूट प्रदान करता है। दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800 के पैकेट के लिए नकद में कितना भुगतान करना होगा। यहाँ पर देखिए ये 2800 का पैकेट है, इस पर 45% की ये छूट मिलती है, यानी कि इसका 55 बट्टे ये 55% जो है इसको ये आपके पास यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर 25% की एक छूट और दी जाती है, यानी कि 25% का मतलब 1/4, तो 4 पर 1 की छूट, यानी कि 3/4। इसका 3/4 कैलकुलेट करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 2 0 से ये 2 0, ये 4 से 7 सौ के 28 है और ये 7 त्रिका 21 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 21 पंजे 105, हासिल 10, 105 और 10 ये 115, तो यानी कि 1155 रुपये का जो है वो पेमेंट यहाँ पर इसको करना पड़ता। नेक्स्ट देखिए, ए का बी के साथ अनुपात ये है, बी का सी के साथ ये है, तो ए का सी के साथ अनुपात आपको कैलकुलेट करना था, तो तीनों का एक साथ करते ए बी और सी, यानी कि ए का बी के साथ जो है ये 4:5 दे रखा था, बी का सी के साथ जो है ये 3:10 दे रखा था। तो यहाँ पर इन तीनों का अगर एक साथ अनुपात कैलकुलेट करते तो यहाँ पर देखिए ये 5 के सिद्ध में जो है यहाँ पर 5 लिखेंगे और 3 के यहाँ पर सिद्ध में ये 3 लिखेंगे, तो ये आपके पास 4 त्रिका 12 हो जाएगा, 5 त्रिका 15 हो जाएगा और ये 10 पंजे 50 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना था, ए का सी के साथ रेशियो कैलकुलेट करना था, ए का सी के साथ रेशियो कैलकुलेट करना था, यानी कि 12:50 है, तो 2 से ये कटता 6:25 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, किसी त्रिभुज पी आर क्यू में ए बी क्यू आर के समांतर खींची गई है, जो भुजाओं को ए और बी पर काटती है, जहां पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर और क्यू आर की लंबाई 8 सेंटीमीटर और क्यू ए की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई आपको कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दे रखा है पी आर क्यू, तो ये पी आर क्यू जो है ये आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर जो है यहाँ पर क्यू आर भुजा जो है इसके समांतर एक रेखा खींची जाती है। ये रेखा इसको ए और बी 2 बिंदुओं पर काटती है, यानी कि यहाँ पर ए बिंदु मान लीजिए, ये बी बिंदु मान लीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको पी क्यू की लंबाई दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरी पी क्यू भुजा की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा यहाँ पर क्यू आर की 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर और क्यू ए की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे रखी थी, पूरी 6 सेंटीमीटर थी, तो ये भी कितनी बच गई, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ए बी की लंबाई कैलकुलेट करनी थी, तो यहाँ पर देखिए ये ए बी, अब यहाँ पर ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी कि ये आपके पास पी ए बी त्रिभुज बन रहा है और ये कि पूरा त्रिभुज पी क्यू आर जो है ये पूरा त्रिभुज, ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम ये समरूप होंगे,
जब समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ए बी ये है और ए बी की संगत भुजा ये क्यू आर है, तो ए बी का यहाँ पर क्यू आर के साथ जो रेशियो है वही रेशियो होता है यहाँ पर ए पी का पूरी भुजा पी क्यू के साथ अनुपात। यानी कि ए पी की संगत भुजा यहाँ पर पी क्यू है, यानी कि पी क्यू के साथ अनुपात यहाँ पर बराबर होता। तो ए बी यहाँ पर कैलकुलेट करना था और ये क्यू आर जो है 8 दे रखा था, ए पी यहाँ पर 3 है और ये पी क्यू जो है यानी कि पूरी ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये 3 से कटता 2 बार, ये 2 से कटता है यहाँ पर ये 4 बार, ये बराबर में यहाँ पर 1 बचा। ए बी बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए ये साइन 27 डिग्री है, इसको यहाँ पर साइन 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, एक करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। साइन 27 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अब साइन 90 माइनस 63 डिग्री है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में और प्रथम चतुर्थांश में ये पॉजिटिव होगा, यानी कि कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस 63 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 27 डिग्री को कोस 63 डिग्री लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कोस 63 डिग्री। बट यहाँ पर देखिए स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या बन गया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का बन गया, तो यानी कि ऊपर यहाँ पर 1 आएगा। सेम इसी तरह से ये जो कोस यहाँ पर 17 डिग्री आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे साइन 73 डिग्री। यानी कि यहाँ पर देखिए ये आपके पास कोस 17 डिग्री जो था इसको आप लिख सकते थे कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री माइनस लिख सकते थे ये 73 डिग्री माइनस 73 डिग्री, और ये प्रथम चतुर्थांश में ये साइन में कन्वर्ट हो जाता और ये यहाँ पर 73 डिग्री, ऐसे यहाँ पर इसको लिख सकते थे। बट इसका स्क्वायर था तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि ये भी 1 हो जाता, 1/1, यानी कि 1 आपके पास आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, यदि यहाँ पर ये आपके पास 3 बहुपद दे रखे हैं तो इनका महत्तम समापवर्तक HCF यानी कि XY है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य LCM कैलकुलेट करना था। तो बहुपदों का LCM जो है मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर इनका LCM देखिए, इनके अंदर जो है तीनों बहुपदों के अंदर देखिए उभयनिष्ठ पद कौन सा है, यानी कि यहाँ पर x तीनों में आ रहा है और x की अधिकतम घात आपको लेनी है। अधिकतम घात यहाँ पर x की कितनी है, 3 है, तो 3 ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है, तो ये y ले लीजिए और अधिकतम घात कितनी, 4 है, तो ये x की घात 3 इंटू में y की घात 4 जो है इनका LCM होगा। नेक्स्ट देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 13 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन करके कार्य करते हैं। संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ पर देखिए ए जो है ये दे रखा है 13 दिन में काम करता है और बी जो है ये 17 दिन में काम करता है। तो टोटल वर्क कैलकुलेट कर लें, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 17 3 51 का 1 हसीलाती 5 और 17 5 आपके पास यहाँ पर 22 हो जाता, 221 का यहाँ पर काम ये आपके पास टोटल वर्क आ जाता। इसके एफिशिएंसी 17 यूनिट और इसकी एफिशिएंसी 13 यूनिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन पर कार्य करते हैं, यानी कि पहले दिन ए काम करता है और फिर यहाँ पर बी काम करता है। इस तरह से ये काम चलता जाएगा, यानी कि यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो 2 दिन में कितने यूनिट का काम होगा, ए 17 यूनिट का काम करता है, बी यहाँ पर 13 यूनिट का काम करता है। तो 2 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि ऐड करते हैं इन दोनों को तो कितना होता 30। 2 दिन के अंदर 30 यूनिट का काम हो रहा है। हमें कराना कितना था, 221 यूनिट कराना था, तो 221 पूरा तो यहाँ पर कर नहीं सकते, तो लगभग इसके पास ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये 8 त्रिका 24 तो ज़्यादा चला जाएगा, 7 त्रिका 21 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करते थे तो 210 यूनिट का काम हो जाता, और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करते तो कितने दिन में हो जाता, यानी कि 14 दिन में जो है 210 यूनिट का काम हो जाता। अब 221 में से 210 यहाँ पर काम हो चुका है, तो बचा कितना, शेष कितना बचा, यानी कि 221 में से यहाँ पर माइनस कर देते, 221 में से ये 210 घटा देते तो यहाँ पर 11 यूनिट का काम बचा। अब यहाँ पर देखिए 2 दिन के बाद यहाँ पर बी ने काम कर दिया। बारी किसकी आती, ए की बारी आती है। यहाँ पर ए काम करता कितने यूनिट का, अब यहाँ पर देखिए एक दिन में 17 यूनिट का काम करता है, शेष कितना बचा था 11 यूनिट का, तो 11/17 दिन यहाँ पर इसको और लगेगा इस काम को करने में। तो यहाँ पर ये आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर देखिए ये 11, ये आपके पास यहाँ पर 11/17 दिन ये और 14 दिन ये, यानी कि 14 सही 11/17 दिन का जो है यहाँ पर इनको समय लगता। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित आकृति में यदि L पैरेलल है M के, यानी कि L समांतर है M के, तो यहाँ पर A और B द्वारा चिन्हित कोणों की माप आपको कैलकुलेट करनी थी। अब यहाँ पर देखिए ये रेखीय कोण है, यहाँ पर ये रेखीय कोण बनेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 110 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना बचा, ये 70 डिग्री का बचा। जब ये 70 डिग्री है तो ये यहाँ पर इसके संगत है, ए के संगत है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है, यानी कि ये ए की वैल्यू 70 डिग्री हो जाती। ए की वैल्यू 70 डिग्री ए की ऑप्शन में दे रखी है, तो इसको टिक कर देते। अदरवाइज यहाँ पर बी की वैल्यू कैलकुलेट करते तो ये आपके पास 70, ये 40 डिग्री, तो बी बराबर इन दोनों का योग हो जाता है। और अगर ये ऐसे कैलकुलेट करते तो ये आपके पास 110 डिग्री, ये 70 डिग्री बचा, ये यहाँ पर 110 डिग्री बचा, तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, के प्लस 1 के बराबर 3 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल था, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करते -2 कर देते, यानी कि 7 आपके पास आंसर आ जाता। यदि 7 अंकों की संख्या 75 से विभाज्य है तो P एक भाज्य संख्या नहीं है, तो P और Q के मान आपको कैलकुलेट करके बताने थे। यानी कि 75 को आप क्या लिख सकते थे, 25 × में 3, यानी कि ये संख्या 3 से डिविजिबल होती, ये संख्या 25 से भी डिविजिबल होती है और 3 से भी डिविजिबल होती। तो 3 से हम चेक कर देते हैं, तो 6 कट गया, 3 कट गया, और ये आपके पास 8, 7, 15 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 7 बचा P + Q, यानी कि 7 बचा और प्लस में बचा P + Q। अब ये योग जो आया है आपके पास, ये भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो ये 75 से भी डिविजिबल होगी। यानी कि यहाँ पर P और Q का योग जो है वो कितना होना चाहिए। अब देखिए 2 अगर होगा तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि 2 तो किसी ऑप्शन में योग हो नहीं सकता। पहले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ये कितना बना रहा है, यानी कि P + Q 10 बना रहा है, और यहाँ पर 10 + 7 कितना हो रहा है, 17। 17 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो ये नहीं होगा। और ये तो आपको दे ही रखा है, हमें सामने दिखाई पड़ रहा है, यानी कि तो आंसर होना है। इसको चेक कर लेते हैं, 5, 2, 7 और 7, 7, 14। 14 3 से 14 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और P + Q यहाँ पर करें तो ये 3 + 0 यानी कि 0, ये आपके पास 3 + 0 यानी कि 3, और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 5, 3, 8 और 8, 7, 15, यानी कि इसमें भाग जा रहा है, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, एक चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 बजे 8:30 PM पर सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, 8:15 पर इसने जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये भागा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 15 मिनट, यानी कि इस यहाँ पर 8:30 और ये 8:15 में डिफरेंस देखिए कितने मिनट का, 15 मिनट का। 15 मिनट का 15 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करते तो ये आपके पास 1/4 घंटे होता। यानी कि 1/4 घंटे में ये चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा, 60 × में 1/4 करते, यानी कि आपके पास 15 किलोमीटर आ जाता है। यानी कि चोर और पुलिस के बीच की यहाँ पर अब डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर की है। यानी कि चोर और पुलिस के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो चुकी है, 15 किलोमीटर की। अब ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है ये कवर करता कौन, पुलिस। 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर करनी थी इसको, और 9 बजे ये है, इसको पकड़ना चाहता है। 8:30 बजे इसको सूचना मिले, 9 बजे यानी कि आधे घंटे में इसको पकड़ना चाहता है, तो यानी कि यहाँ पर आधे घंटे का समय लगना चाहिए था। अब यहाँ पर पुलिस को मान लीजिए x की स्पीड से ये भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x में से इस चोर की स्पीड को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पर ये इसको पकड़ पाएगा। और समय कितना था, आधा घंटा का था। यानी कि इस दूरी में अगर चाल का डिवाइड करते तो यहाँ पर ये आपके पास समय आ जाता, और समय था आधा घंटा। आधा घंटा को क्या लिख सकते थे, 1/2 घंटे लिख सकते थे। 1/2 के बराबर होगा, इसको सॉल्व कर देते, x की वैल्यू आ जाती, यानी कि यहाँ पर x - 60 = 30 आता, x बराबर 90 आ जाता। यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो पुलिस की स्पीड होनी चाहिए थी। नेक्स्ट देखें, निम्न आरेख एक विद्यालय में विद्यार्थियों के परिणाम दर्शाता है। किस वर्ष में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर अधिकतम है। तो उत्तीर्ण आपका ये ब्लैक वाला दिखाई पड़ रहा है, और ये रिक्त वाला जो ग्राफ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये आपके पास जो है यहाँ पर अनुत्तीर्ण का है। तो यहाँ पर इनके बीच गैप कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए ये 1 खाने का है, यहाँ पर ये 2 खाने का है, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर देखिए कितने सारे खाने का,
यानी कि 2 और 2 4, एक 5 खाने का गैप, और यहाँ पर ये 3 खाने का, और यहाँ पर ये 4 खाने का। तो सबसे ज़्यादा गैप आपको यहीं पर दिखाई पड़ा, यानी कि 1993 से 1994। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता। 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए घन बनाया जाता है, यानी कि घन ये आपके पास L लंबाई, ये चौड़ाई B, और ये हाइट इसकी घनाभ की हो जाती है। यानी कि इसका आयतन जो है, घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर होता है, यानी कि A क्यूब बराबर कितना होता, ये 12 इंटू में 18 इंटू में 27। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर 12 है इसको क्या लिख सकते थे, 4 इंटू में 3 लिख सकते थे, और ये यहाँ पर 18 है इसको क्या लिख सकते थे, 2 इंटू में 3 यानी कि 6, और इंटू में 3 करते तो यहाँ पर ये 18 बनता। अब यहाँ से ये जो है आपके पास कितना आ जाता, ये देखिए यहाँ पर ये 4 और 2 8 यानी कि 8 हो जाता, और 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो जाता, 27 हो जाता, और ये 27 था ही। अब ये आपके पास A क्यूब बराबर है, यानी कि यहाँ पर घनमूल करते दोनों साइड, तो ये A बराबर कितना आ जाता, 2 का घनमूल यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3, 27 का घनमूल 3, और यहाँ पर भी 3, यानी कि यहाँ पर 6 त्रिका 18 आपके पास यहाँ पर ये भुजा आ जाती। अब इसकी भुजा आपके पास ये आ चुकी है, तो यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र और घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कैलकुलेट कर सकते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा लंबाई इंटू में चौड़ाई, यानी कि 12 इंटू में 18, और ये प्लस के अंदर 18 इंटू में 27, यानी कि चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, और ये प्लस के अंदर ऊंचाई इंटू में लंबाई, यानी कि ये आपके पास 27 इंटू में 12 आ जाता, और ये बट्टे में क्या आता, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर। भुजा अब हमारे पास यहाँ पर घन की भुजा है, यहाँ पर यह घन का क्षेत्रफल घन के क्षेत्रफल के साथ अनुपात हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो घन की भुजा कितनी है, यहाँ पर 18 की है, तो 18 का स्क्वायर करते हैं, 18 इंटू में 18 भुजा स्क्वायर होता है। 2 से ये काट दीजिए, 3 बार कटा। इसको यहाँ पर अलग अलग करके लिख लीजिए, यहाँ पर बटे में आसानी होगी। यहाँ पर देखिए करने के लिए तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 12/18 है, और ये बट्टे में क्या है, 3 इंटू में 18 इंटू में ये 18। इसी तरह से इसको भी अलग कर लीजिए, यानी कि 18 इंटू में 27, इसके बट्टे में भी ये आ जाता है, यानी कि 3 इंटू में 18 इंटू में 18। इसी तरह से ये भी आ जाता है, यानी कि 27 इंटू में 12 ऊपर दे रखा है, और ये बट्टे में 3 इंटू में 18 इंटू में 18। अब यहाँ पर ये 18 से 18 कट गया, और ये 3 से ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि 3 से कटा ये 4 आ जाएगा। 3 से यहाँ पर ये कटा 9, और ये 9 से कटा ये 2। यहाँ पर देखिए ये 18 से, चलिए इसको यहाँ पर इस तरह से काट दीजिए, 18 से ये 18 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ये कितना आएगा, 9। 9 से कटेगा ये 2, और 2 से कटेगा ये 6। यानी कि यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो बटे में 18 सभी के बच रहा है, यानी कि 18 जो है वो क्या आ जाता है एलसीएम, ऊपर 4 प्लस का यहाँ पर क्या बच रहा है, तो यहाँ पर ये 9 मैंने काटा नहीं था, यहाँ पर ये जो है ये 9 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये 9 बचेगा, तो ये 9 4 13 और 13 और ये 6 यहाँ पर ऊपर बचा था, यानी कि 6 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी कि 19 अनुपात 18 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है। यदि यह 5% अधिक पर दी गई होती, यह 600 अधिक अर्जित करती, वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि राशि मान लीजिए 100 थी, P बराबर 100 मान लीजिए, ठीक है। अब इस 100 राशि को मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R के लिए यहाँ पर दिया गया था, तो यहाँ पर ज़्यादा ब्याज यहाँ पर ये आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या करते, 100 की राशि थी और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R मान लीजिए, समय 3 वर्ष के लिए दिया गया था, ब्याज इतना आता। अगर यहाँ पर इसको 5% अधिक पर दिया जाता, यानी कि राशि तो हमारे 100 की ही थी, R + 5 करते और ये इंटू में 3 वर्ष के लिए, और ये बटे में 100 करते, तो यहाँ पर ब्याज ये इतना आता। यानी कि इसमें से अगर इसको माइनस करते तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता, देखिए ये 0 से ये 0 कट जाता, ये 0 से ये 0 कट जाता, यानी कि यहाँ से ऊपर 3R आता, प्लस का 15 आता, और ये माइनस के अंदर 3R से ये 3R कट जाता, यानी कि बराबर ये 15 बचा। अब 15 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, यानी कि ये कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। तो 15 यूनिट की वैल्यू अगर 600 है, 15 यूनिट की वैल्यू अगर 600 है, कितनी गुना दे रखी है,
तो 15 चौका 60 यानी कि 40 गुना दे रखे। तो ये प्रिंसिपल भी 100 ना होकर ये 100 का क्या हो जाएगा 40 गुना हो जाएगा, यानी कि 4000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखें, दिया गया दंड आलेख एक कंपनी द्वारा 2001 से 2002 से और 2008 से 2009 तक अर्जित लाभ दर्शाता है, तो उन वर्षों की संख्या जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक और जिनमें लाभ औसत से कम का अनुपात यहाँ पर बताना था क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इनका औसत आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन सभी को ऐड करते तो यहाँ पर ये 0 लास्ट में आता और यहाँ पर ये 5 3 8 8 2 10 10 8 18 10 8 18 4 22 22 और 9 31 6 37 37 1 38 का 8 आता, हासिल आती 3 और 6 7 13 13 5 18 18 6 24 24 7 31 31 4 35 35 6 35 6 41 41 8 कितना होता 41 8 होता 41 8 49 होता और 49 3 52 यानी कि 52। और इसमें यहाँ पर भाग कितने का देते हैं, यानी कि कितनी डाटाएं थी 8 डाटाएं थी, 8 का इसमें भाग लगाते तो ये आपके पास 8 6 48 और फिर 8 6 48 यानी कि 660 जो है इनका एवरेज आता। अब 608 से यहाँ पर ये 660 से यहाँ पर देख लेते कि कौन सी वैल्यू जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पर 660 से ये आपके पास 650 है और ये 660 से ज़्यादा है, ये भी 660 से ज़्यादा है, ये भी 660 से ज़्यादा है, ये बराबर है, इसको लेना नहीं है और ये आपके पास ज़्यादा है, यानी कि 4 डाटा जो है वो 608 से ज़्यादा हैं। इसके अलावा 660 से जो है कम हैं उनको भी काउंट कर लेते हैं, यानी कि 650 520 और ये 490, ये तो यहाँ पर इक्वल है, इसको काउंट नहीं करना, यानी कि 4:3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 स्कूलों में लड़कों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या 10,000 है। एक विशिष्ट स्कूल में लड़कों की संख्या को इन 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाएगा। तो इतना कुछ पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरी नहीं थी। सेक्टर सी, डी तथा एफ द्वारा बनाए गए कुल केंद्रीय कोण का सेक्टर ए, जी तथा एच द्वारा बनाए गए कुल केंद्रीय कोण से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर अनुपात कैलकुलेट करना था, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि इस डाटा से जो है हमें कोई मतलब नहीं है। ये कैसे नहीं है, यहाँ पर देखिए सी, डी तथा एफ, सी का ये 12%, डी का 2% और एफ का यहाँ पर 6% है। तो इन सभी का टोटल करते तो ये 12 और 8 20% आता, 20% आता। और यहाँ पर ए, जी तथा एच का कैलकुलेट करते तो ए, जी, एच का देखिए ए यहाँ पर 19%, जी यहाँ पर कितना है 14%, एच यहाँ पर 10% कितना होता है, ये आपके पास 23 33 और 10 43% होता, 43% होता। अब यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करना था तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता, तो यहाँ पर 20:43 जो है वो करेक्ट आंसर होता। तो इसकी आवश्यकता पड़ी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट देखें, a² + b² + c² का मान आपको बताना था और ये वैल्यू जो है आपको दी गई थी। तो सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना था कि a² + b² + c² जो है ये बराबर क्या हो जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर करते और इसमें से माइनस कर देते 2 × में ab प्लस का BC और प्लस का CA। तो यहाँ पर AB + BC + CA जो है ये 23 दिया गया था, ये आपको 9 दिया गया था, तो 9 का स्क्वायर करते कितना आता, यानी कि 81 आता और ये माइनस के अंदर 23 दूनी 46, इसको माइनस करते तो यहाँ पर 11 में से 6 गया 5 बचा और ये यहाँ पर ये जो है 7 में से 4 गया 3 बचा, यानी कि 35 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। यदि अल्फ़ा कोई न्यून कोण है तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो सिंपल था, यहाँ पर ये देखिए 10, यहाँ पर ये क्या था 10 और अल्फ़ा -50 डिग्री था और ये बराबर में ये कोट 50 डिग्री माइनस अल्फ़ा को क्या लिख सकते थे 10 में कन्वर्ट करते तो ये 90 डिग्री माइनस करते 50 डिग्री और ये माइनस अल्फ़ा, इसको बंद और यहाँ पर ये बंद और ये इसमें से माइनस करना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यानी कि कंपेयर कराते तो ये 4α -50 डिग्री होता और ये बराबर किसके आ जाता है, ये 90 डिग्री माइनस, ये माइनस के अंदर गुणा करा दीजिए, यानी कि माइनस का 50 डिग्री और ये प्लस हो जाता है अल्फ़ा। यहाँ पर -50 डिग्री से -50 डिग्री कैंसिल, ये अल्फ़ा इधर आता तो माइनस हो जाता, यानी कि 3α इधर बचता इक्वल 90 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाता 30 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता।
केंद्र ओ वाले एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और एक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 40 डिग्री है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना था, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाता है, यानी कि 40 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू आपको रखनी नहीं थी और आर का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू में 6 करते हैं, या फिर 36 लिख लीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 36 से ये कटा 10 बार, 10 से ये 0 कट गया, यानी कि 4 पाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है वो आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, निहित ₹700 के एक व्यवसाय शुरू करता है। 5 महीने के बाद अमित और पटेल क्रमशः ₹300 और 400 के साथ उसके साथ शामिल हो जाते हैं। वर्ष के अंत में व्यवसाय से 627 का लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ में पटेल का हिस्सा जो है वो आपको बताना था। तो एक तो था यहाँ पर देखिए निहित, और यहाँ पर ये था अमित, और ये यहाँ पर था अमित था, और ये तीसरा कौन था, पटेल था, यानी कि इनका यहाँ पर निवेश का रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए इसने 700 निवेश किया, 700 रुपये निवेश किया अपन, लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपके पास कितना होगा, 12 महीने के लिए यहाँ पर इसने निवेश किया, और यहाँ पर देखिए 5 महीने बाद इसने निवेश किया, यानी कि ₹300 कितने, 5 महीने बाद, यानी कि 5 महीने बाद 7 महीने के लिए निवेश किया। 12 में से 5 कटाएंगे तो 7 बचेगा। इसी तरह से इसने 400 रुपये निवेश किए पटेल ने, और ये भी 7 महीने के लिए था। इनका रेशियो कैलकुलेट करते तो ये 700 यहाँ पर देखिए सभी के मल्टीपल में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि 2 0 से तो यहाँ पर 2 0 ये सभी जगह से चले जाते, 7 से ये 7 भी यहाँ पर चले जाते। रेशियो क्या बचता, 12:3:4 बचता। इन सभी का टोटल कर दीजिए, यानी कि ये आपके पास कितना आता, 15 4 19 आता, और 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई थी, यानी कि ये भी आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो भी यही होता, और यहाँ पर 19 यूनिट की वैल्यू कितनी आती, ये 627 दे रखी थी, कितना गुना दे रखी है, एक 19 3 57 और 19 3 57, यानी कि 33 गुना दे रखी है। पूछा किसका गया था, पटेल का पूछा गया था, तो ये पटेल का ये है, यानी कि 4, यानी कि ये भी आपके पास 4 ना होकर 33 गुना हो जाएगा। तो 4 त्रिक 12 हासिल आती 1, ये 13 132 जो है वो आपके पास आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 18 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना था। तो 20 पुस्तकों का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है वो 18 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यानी कि यहाँ से रेशियो कैलकुलेट करते तो ये कितना आता, कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस के साथ रेशियो कितना आ जाता, 18/20, 18/20, यानी कि यहाँ पर 18 अगर कॉस्ट प्राइस था तो 20 उसका सेलिंग प्राइस था, तो कितने अधिक में बिक रही है, 2 अधिक में बिक रही है। 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 18 पर गुणा करते हैं 100 से, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आता है, यानी कि 1/9, 1/9 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 11 से ही 1/9%, यानी कि आपके पास प्रॉफिट आता। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 के रूप में दर्ज हो गए थे। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक वास्तविक औसत से 0.25 अधिक थे। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर देखिए 89 जो है ये सही डाटा था, गलत डाटा ये था, यानी कि 89 से 98 तक यहाँ पर कितने की त्रुटि हुई, यानी कि अंक में यहाँ पर कितने की त्रुटि हुई, तो यहाँ पर कितने का गैप आपको दिखाई पड़ रहा है, 9 का गैप आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, 9 अंक का यहाँ पर गैप दिखाई पड़ रहा है। अब ये 9 अंक यहाँ पर कितने लोगों में बांटे हुए थे, यानी कि मान लीजिए n लोगों में ये बांटे गए थे 9 अंक, और इसके कारण एवरेज कितने से बढ़ा था, यानी कि 0.25 से बढ़ा था, तो ये बराबर हो जाएगा 0.25, पॉइंट हटाते बट्टे में 100, ये 25 से कटता है 1/4, यानी कि 1/4 आता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो n = 36 आ जाता, यानी कि कक्षा में जो है यहाँ पर 36 छात्र थे। नेक्स्ट देखिए, x + 1/x बराबर ये है, तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर x - 1/x की वैल्यू जो है हमें काउंट करनी होगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, अंडर के अंदर ये 2√5 जो दे रखा है इसका स्क्वायर करते और इसमें से -4 कर देते, यानी कि कितना आता, ये आपके पास 500 के 20, 20 - 4 अंडर के अंदर 16 और 16 का वर्गमूल 4, तो ये आपके पास x - 1/x की वैल्यू जो है 4 आई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का क्यूब करते और -3 गुणा, ये प्लस का 3 गुणा 4 करते हैं, यहाँ पर ये 64 होता और ये प्लस का 12 होता, यानी कि 76 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। नेक्स्ट देखें,
दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है और केंद्र A वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। BC इन दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, जहां B और C क्रमशः O और A केंद्रों वाले वृत्तों पर स्थित बिंदु हैं। BC की लंबाई आपको कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर डायरेक्ट ध्यान में रखना था। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे, बट यहाँ पर देखिए बेसिक से अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये आपके पास एक सर्कल दे रखा है और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी थी 17 सेंटीमीटर। एक सेकंड इसको ऐसे रहने देते हैं और एक सर्कल और बना लेते हैं, यानी कि एक सर्कल और आपको दे रखा है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ये इसको बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ठीक है। और तो इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी आप बता सकते हैं, यानी कि इन दोनों के केंद्रों के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी। ये आपके पास 17 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या थी, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 24 जो है इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी हो जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों के ऊपर से यहाँ पर एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, ये इन दोनों के उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है और इनके केंद्रों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखी है, यानी कि यहाँ से इन दोनों के केंद्रों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि स्पर्श बिंदु तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी कि ये रेडियस होगी। ये भी आपके पास 17 और ये भी आपके पास 7, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, यानी कि इस BC लंबाई, ये BC होगी, ठीक है। ये BC जो है इसकी लंबाई कैसे बता सकते थे आप, यानी कि इस बिंदु से इस रेखा के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते। ये जो यहाँ पर दूसरे वृत्त का जो केंद्र है, इससे आप क्या करते, इस पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं इस बिंदु से, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचते, तो ये आपके पास त्रिज्या 7 थी, तो ये भी आपके पास 7 हो जाएगी। बची कितनी, यानी कि ये टोटल 17 थी और 17 में से 7 ये होगी, तो यानी कि 10 ये बची। 10 ये है और 24 ये है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यानी कि ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होगी, वही आपके पास इस स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, यानी कि यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आती है, अंडर के अंदर 24 का स्क्वायर करते और माइनस का 10 का स्क्वायर करते, बस इतना सा आपको करना था। अंडर के अंदर 576 माइनस 100 करते और ये अंडर के अंदर बचता 476, और यहाँ पर 476 के अंदर 4 का भाग देते, तो ये 4 का भाग देते तो 4 एकम 4, और फिर यहाँ पर 4 एकम 4 9 के 36, तो ये 2 अंडर 119 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।